Assalamualaikum, beta. In this video lecture, I will deliver another chapter of the ENT series of lectures in the larynx and trachea, that is the laryngotracheal trauma, right? The stenosis of the larynx and the trachea, and the foreign bodies in the aerodigestive system, maybe in the digestive system, in the digestive route or in the airway, right? So trauma, stenosis, and then impaction of the foreign body. Let's first talk about the trauma, beta. Laryngotracheal trauma. That means trauma to the larynx, trauma to the trachea. Right. What happens, beta, whenever there is trauma to the larynx and trachea? Let's suppose in case of the road traffic accidents में क्या होता है, गले पे जब चोट लगती है तो मोस्टली क्या होता है, ट्रामा की वजह से लैरिंक्स और ट्रेकिया आपके ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाता है और डेथ हो जाती है। रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ डेथ इन द रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स एंड ट्रामा। जब भी लैरिंक्स का ट्रेकिया का ट्रामा होता है ना, तो लैरिंक्स के अंदर ट्रेकिया के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होती है, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। ठीक है, लैरिंक्स ट्रेकिया की इंजरी हुई, इसकी वजह से लैरिंक्स ट्रेकिया में ऑब्स्ट्रक्शन हुई, रेस्पिरेटरी अरेस्ट होगा ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से और फिर डेथ हो जाएगी पेशेंट की। लैरिंजियल ट्रामा इज़ क्लासिफाइड इनटू द डिफरेंट कैटेगरीज, राइट। किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। डिफरेंट तरह का लैरिंजियल ट्रामा होता है। एक होता है ब्लंट ट्रामा, डिफ्यूज ट्रामा जिसको हम कहते हैं, ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में गले पे चोट लग जाना, सही है। या फिर एक होता है पेनिट्रेटिंग ट्रामा, ये तो बड़ा शार्प ट्रामा होता है, जैसे कि बुलेट इंजरीज़ की वजह से स्टेप्स या फिर छुरी से कट थ्रोट हो जाना, सही है। इस तरीके से चेंजेस रिजल्टिंग फ्रॉम द ब्लंट इंजरीज़। ब्लंट इंजरीज़ में क्या चेंजेस आते हैं, एक्स्ट्रा लैरिंजियल चेंजेस भी आ सकते हैं, लैरिंग्स के अंदर भी चेंजेस आ सकते हैं, और इट में इन्वॉल्व द कार्टिलेजेस ऑफ द लैरिंग्स। अच्छा देखो, आपने एक बात नोट की, ब्लंट इंजरीज़ के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या इन्वॉल्व हुआ, लैरिंग्स इन्वॉल्व हुआ, या तो बाहर से या तो अंदर से। इन पेनिट्रेटिंग इंजरीज़ लैरिंग्स इज इन्वॉल्व अलॉन्ग विद द डैमेज टू द अदर वाइटल स्ट्रक्चर्स ऑफ द नेक। अगर कोई बुलेट स्पीड से जाएगी ना गले में से, तो बेटा वो सिर्फ लैरिंग्स को तो डैमेज नहीं करेगी, वो आगे से सारा सॉफ्ट टिश्यू और लैरिंग्स के पीछे जो सारा सॉफ्ट टिश्यू है उसको पेनिट्रेट करती हुई डैमेज करती हुई जाएगी। तो अभी तक हमें क्या समझ आया कि बेटा जो लैरिंग्स का ट्रामा है वो ब्लंट ट्रामा भी हो सकता है, पेनिट्रेटिंग ट्रामा भी हो सकता है। ब्लंट ट्रामा के केस में सिर्फ लैरिंग्स को डैमेज होता है, एक्स्ट्रा लैरिंजियल या इंट्रा लैरिंजियल। इन केस ऑफ पेनिट्रेटिंग इंजरीज द ट्रामा इज ऑब्वियसली to the larynx as well as the other vital tissues in the neck. Now let's talk about the pathology of the trauma, laryngotracheal trauma. अच्छा जी, so what happens is the blunt or compression injuries, जो blunt injuries होती हैं, दो तरह की injuries होती हैं बेटा, एक ब्लंट इंजरीज़, एक पेनिट्रेटिंग इंजरीज़, मैंने ये बताया। जो ब्लंट इंजरीज़ होती हैं, जिनको कंप्रेशन इंजरीज़ भी कहते हैं, उनकी क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। द ब्लंट और कंप्रेशन इंजरीज़ में लीड टू नंबर 1 सब म्यूकोजल हेमरेज, सब म्यूकोजल हेमरेज। सो वेन एवर देर इज़ द ब्लंट इंजरी टू द लैरिंग्स, व्हाट हैपन्स इज़ म्यूकोजा के नीचे, लैरिंग्स की म्यूकोजा के नीचे ब्लड कलेक्ट हो जाता है, ब्लड वेजल के रप्चर होने की वजह से, जिसकी वजह से हेमाटोमा बनता है। इट कैन बी फॉर्म्ड इन एनी पार्ट ऑफ द लैरिंग्स, स्पेशली द सुप्राग्लॉटिक एंड द सबग्लॉटिक एरिया। सो इफ these are the three parts of the larynx, this is the mucosa, this is the submucosa, right। सबम्यूकोजा के अंदर आपको पता है ब्लड वेजल्स होती हैं, सही है बेटा, ये ब्लड वेजल्स होती हैं। जब कोई ट्रॉमा होता है ना लैरिंग्स का, ब्लंट ट्रॉमा, तो ये जाहिर सी बात है यहाँ से ब्लड जो है रप्चर होता है, ब्लड वेजल, तो यहाँ से ब्लड लीक करता है और इस सब म्यूकोजल स्पेस में ब्लड जमा हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हेमाटोमा। ठीक है, तो पहले हेमरेज होगी, ब्लड लॉस होगा, जिसको हम सब म्यूकोजल हेमरेज कहेंगे, फिर हेमाटोमा बन जाएगा, और ख़ास करके ये सुप्राग्लॉटिक और सबग्लॉटिक रीजन में देखने को मिलता है। इसके अलावा और क्या होगा ब्लंट इंजरीज़ की वजह से बेटा, फ्रैक्चर ऑफ द लैरिंजियल कार्टिलेजेस। लैरिंग्स में बड़े सारे कार्टिलेज होते हैं, क्रिकॉइड कार्टिलेज, थायरॉइड कार्टिलेज, सही है।
So thyroid and cricoid cartilage are the two cartilages that can be involved. Thyroid cartilage is more commonly involved because it is more exposed to trauma. सबसे आगे होता है ये थायराइड कार्टिलेज, लैरिंग्स में बहुत सुपरफिशियली मौजूद होता है, तो लैरिंग्स के थायराइड कार्टिलेज का ट्रॉमा हो सकता है, सही है। इन एडिशन कैल्सिफिकेशन एंड ऑसिफिकेशन अकर अर्ली इन द थायराइड कार्टिलेज, तो इस वजह से इसकी इलास्टिसिटी भी लॉस हो जाती है। अब दो कार्टिलेज हैं लैरिंग्स के, एक है थायराइड कार्टिलेज, एक है क्रिकॉइड कार्टिलेज। विच कार्टिलेज इज़ मोर ससेप्टेबल टू इंजरी ड्यू टू ट्रामा? द थायराइड कार्टिलेज। वाई थायराइड कार्टिलेज इज़ मोर ससेप्टेबल? क्योंकि थायराइड कार्टिलेज ज़्यादा सुपरफिशियल होता है लैरिंग्स में, और दूसरा ये कि थायराइड कार्टिलेज की जो कैल्सिफिकेशन है ऑसिफिकेशन है वो लाइफ में थोड़ा जल्दी हो जाती है, तो इस वजह से इसकी इलास्टिसिटी लॉस हो जाती है। एक चीज़ जब कैल्सीफाई हो जाएगी तो उसकी इलास्टिसिटी तो बेटा लॉस हो जाएगी ना, ठीक है। अब मुझे बताओ, इलास्टिक कोई चीज़ है उसको इंजर करना ज़्यादा आसान है या कोई नॉन इलास्टिक चीज़ है उसको इंजर करना आसान है? ज़ाहिर है जो नॉन इलास्टिक चीज़ होगी वो स्टिफ होगी, उसको आसानी से आप इंजर कर पाओगे, इस वजह से थायराइड की इंजरी, थायराइड कार्टिलेज की इंजरी ज़्यादा होती है, फ्रैक्चर ज़्यादा होता है, ठीक है बच्चों। क्रिकॉइड कार्टिलेज का भी फ्रैक्चर हो सकता है या बिकॉज ऑफ द स्वेलिंग ऑफ द सबग्लॉटिक रीजन, नहीं ये आई मीन टू से इन केस ऑफ ट्रॉमा देयर मे बी डैमेज और फ्रैक्चर ऑफ द क्रिकॉइड कार्टिलेज एज वेल, लेकिन in case of fracture of the cricoid cartilage there is some problem. What is the problem? कि जब क्रिकॉइड कार्टिलेज का फ्रैक्चर होता है ना तो उसके नीचे मौजूद सबग्लॉटिक रीजन में स्वेलिंग हो जाती है क्रिकॉइड कार्टिलेज के फ्रैक्चर की वजह से, तो इस वजह से क्रिकॉइड कार्टिलेज का फ्रैक्चर ज़्यादा फैटल होता है कंपेयर टू द फ्रैक्चर ऑफ द थायराइड कार्टिलेज। जब क्रिकॉइड कार्टिलेज का फ्रैक्चर होता है नीचे सबग्लॉटिक रीजन में क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। जब सबग्लॉटिक रीजन में स्वेलिंग हो जाएगी तो सबग्लॉटिक रीजन ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है, सही है। इसलिए अभी तक आपने क्या बात समझी? आपने ये बात समझी बच्चों कि दो कार्टिलेजेस हैं, थायराइड कार्टिलेज और क्रिकॉइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज जो है ज़्यादा कॉमनली इट इज़ ससेप्टेबल टू इंजरी बिकॉज ऑफ द मोर सुपरफिशियल पोजिशन, and another reason is because the thyroid cartilage gets calcified earlier in the life and therefore it is not elastic anymore, so it is more susceptible to injury. And if we talk about the cricoid cartilage is like less commonly affected, but if it gets affected, what will happen? It is very much fatal because if it is fractured there will be swelling in the subglottic region, and due to the swelling in the subglottic region there can be the respiratory insufficiency and problematic. Another problem that can occur due to the blunt injury to the neck, to the larynx, that is the fracture of the hyoid bone. उसके अलावा सर्जिकल emphysema due to the laryngeal and the tracheal injury, air may leak and collect into the soft tissue of the neck, of the face, of the chest, and in severe cases the air may leak and it can go into the abdomen and the upper limbs, right? This is the surgical emphysema. When there is the trauma, if you are performing the surgery and if you traumatize the trachea or larynx, and if the air from the larynx and the trauma leaks out and it goes into the abdomen and other neck tissues, so this is said to be the surgical emphysema, right beta, and it can be very much threatening. Then comes the perichondritis. Look, if there is trauma to the larynx, wherever in the body is trauma, the secondary bacterial infection is very common. So when there is trauma to the larynx, the cartilages in the larynx are infected by the bacteria, right? So it will lead to the perichondritis. And adhesions and stenosis can be the complication of the acute trauma. You will see in larynx there are adhesions. Larynx will form some adhesions with the nearby structures, or there may be the laryngeal stenosis, that is the narrowing of the lumen of the larynx, right, because of the acute trauma. And अगर इसको वक्त पे ट्रीट नहीं किया तो अगर acute trauma को वक्त पे ट्रीट नहीं किया तो stenosis बन जाएगी और adhesions बन जाएंगे. Let's talk about the clinical picture of the patient with the laryngotracheal trauma. Obviously, whenever there is trauma, there is obstruction in the larynx, obstruction in the trachea. So लाजमी पेशेंट को डिस्निया होगी, सडन डिस्निया की वजह से साइनोसिस होगी, ठीक है। पेन होगा, टेंडरनेस होगा गले में, जाहिर सी बात है कहीं पे भी ट्रामा होता है पेन और टेंडरनेस होती है, सही है।
अगर ज़्यादा ट्रॉमा होगा ज़्यादा पेन टेंडरनेस होगी, कम ट्रॉमा कम टेंडरनेस होगी, कम पेन होगा। Change of the voice is frequently present because of the involvement of the glottic area, the vocal cords, injury to the vocal cords. Due to the injury to the larynx trachea, obviously there is bleeding which may come out as hemoptysis, right? And if there is injury to the larynx or the trachea, if let's suppose the injury is of the thyroid cartilage, so it may be like the displaced ends of the thyroid cartilage may compress the esophagus, or if not, then it may be like if there is the trauma of the larynx and there is the congestion and the edema, right? Or if there is the hematoma formation, it can compress the nearby structures, especially the esophagus, leading to dysphagia. Right, beta. If there is a patient with laryngotracheal trauma, so what will you find on the clinical examination? There may be the fracture of the laryngeal cartilages, right? तो गले में क्रैकलिंग सेंसेशन आएगी, ठीक है। उसके अलावा बाहर आप गले का मुआयना करोगे तो वहाँ पे इंजरी की वजह से एक्सटर्नल ब्रूसेस होंगे। क्या पता सबमिकोजल हेमाटोमा बना हो तो उसकी वजह से भी गले में स्वेलिंग होगी, ठीक है। और एक्सटर्नल स्वेलिंग हो सकती है एम्फाइजीमा की वजह से, सर्जिकल एम्फाइजीमा। लेट सपोज अभी मेरा थायराइड का ऑपरेशन हुआ था आज से 1 हफ़्ता पहले, तो उसके 10 दिन बाद क्या हुआ कि मेरे गले में, मेरे हाथों पैरों में बहुत स्वेलिंग थी। क्यों? इट वाज ड्यू टू द सर्जिकल ट्रॉमा ऑफ द ट्रेकिया, ड्यू टू विच द एयर लीक्ड आउट ऑफ द ट्रेकिया एंड इट वेंट अवे फ्रॉम द ट्रेकिया इनटू द अपर लिम्स एंड द एब्डोमेन एंड इनटू द अदर स्ट्रक्चर्स ऑफ द नेक। सो ऑन एग्जामिनेशन अगर कार्टिलेज कोई फ्रैक्चर हुआ है तो गले में क्रैकलिंग सेंसेशन आएगी। उसके अलावा अगर सबमिकोजल हेमाटोमा बनाए तो गले में स्वेलिंग होगी, और एक्सटर्नल स्वेलिंग हो सकती है एम्फाइजीमा की वजह से, गले पे ब्रूसेस के निशान होंगे ट्रामा की वजह से। आप पहले इनडायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी करोगे, ठीक है, तो उस पर अच्छे से मुआयना कर सकते हो आप अपने लैरिंग्स का, सही है। उसमें कुछ चीज़ें दिख जाएंगी। अब फ्रैक्चर्ड कार्टिलेज तो ज़ाहिर नहीं दिखेगा इनडायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी पे, लेकिन एटलीस्ट सबमिकोजल हेमाटोमा, कंजेशन, एडीमा, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, सही है बच्चों। After the laryngotracheal trauma, the diagnosis is made on the basis of the history. ट्रामा की हिस्ट्री होगी। एग्जामिनेशन करोगे तो आपको गले में स्वेलिंग मिल सकती है। गले में स्वेलिंग सबमिकोजल हेमाटोमा की वजह से मिल सकती है। गले में क्रैकलिंग सेंसेशन मिल सकती है कार्टिलेज के फ्रैक्चर होने की वजह से। तो कि फिज़िकल एग्जामिनेशन नेक की, उससे कुछ क्ल्यू मिल जाता है, सही है। और बाद में आप अल्टीमेटली प्लेन एक्सरे कराते हो, सीटी स्कैन कराते हो, उस पर तो आपको सब चीज़ दिख जाती है। सीटी नेक करवाते हो तो नेक के अंदर आपको अगर कार्टिलेज फ्रैक्चर है तो वो भी दिख जाएगा। अगर कोई सबमिकोजल हेमाटोमा, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से दिख जाएंगी। ट्रीटमेंट ऑप्शन, सबसे पहली चीज़ देखो, जब भी मैंने बताया जब भी ट्रॉमा होता है तो ऑब्स्ट्रक्शन होती है। ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो रेस्पिरेटरी इनसफिशेंसी होती है। पहली चीज़ है एयरवे को मेंटेन करना। उसके लिए आप देखो इमीडिएटली ट्रेकियोस्टमी की ज़रूरत पड़ सकती है, सही है। ट्रेकियोस्टमी क्या होती है? डायरेक्ट आप देखो ना, ये आप ऊपर से रास्ता ही कट कर देते हो। कुछ इस तरीके से होता है कि अगर ये आपका नेज़ोफेरिंग से, ये ओरोफेरिंग से, सही है, लैरिंगोफेरिंग से, और इसके बाद क्या होता है, ये रास्ता जाता है आपका इसोफेगस की तरफ, सही है, और ये जाता है लैरिंग्स ट्रेकिया की तरफ, सही है। आप क्या करते हो कि यहाँ से एयर आती है और यहाँ आती है ट्रेकिया में। अब ये जो पोर्शन है लैरिंग्स का, अब ये तो ख़राब हो चुका है या फिर यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, तो एयर यहाँ से यहाँ तो आ नहीं सकती। आप क्या करते हो, ट्रेकिया में से डायरेक्टली ट्यूब पास करते हो, बाहर से एयर डायरेक्ट ट्रेकिया में आती है। दिस इज़ द ट्रेकियोस्टमी। तो इमीडिएटली ट्रेकियोस्टमी की ज़रूरत पड़ सकती है, सही है। जाहिर सी बात है बेटा, ट्रामा का कैसे इंजरी है तो सिस्टमिक एंटीबायोटिक तो फ़ौरन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, टू प्रिवेंट द पेरिकॉन्ट्राइटिस। मैंने आपको बताया था बच्चों के अगर जब भी ट्रामा होता है ना, आप छोड़ें लैरिंग्स को, बॉडी में किसी हड्डी का ट्रामा हो, कोई हड्डी का फ्रैक्चर हो, स्किन का कोई बड़ा वाउंड हो, कहीं पे भी आप रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में देखो ट्रामा होता है, इंजरी होती है, तो आप फौरी सिस्टमिक एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हो ताकि उस ट्रामा के साइट के ऊपर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए। तो इसीलिए लैरिंजियल ट्रामा के केस में भी आप फौरी एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हो ताकि ट्रामा के बाद बैक्टीरिया ग्रो ना करे और कार्टिलेज की पेरिकॉन्ट्राइटिस ना करा दे, सही है। सिस्टमिक स्टेरॉइड देते हो ताकि देखो जब ट्रामा होगा ना, इंजरी होगी, टिश्यू की इन्फ्लेमेशन होगी तो कंजेशन और एडिमा होगी। और हम लैरिंग्स जैसे स्ट्रक्चर में तो एडिमा अफोर्ड ही नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी। तो हम फ़ौरन सिस्टमिक स्टेरॉइड चालू करते हैं ताकि लैरिंजियल एडिमा ना हो। बाकी सपोर्टिव ट्रीटमेंट में आईवी फ्लूइड देंगे, एनजी ट्यूब पास करेंगे अगर पेशेंट को खाने में तकलीफ़ हो रही है, निगलने में। बाकी इसके अलावा अगर फ्रैक्चर ऑफ कार्टिलेज हुआ है तो फिर उसमें ओपन सर्जरी करनी पड़ती है और
तो कार्टिलेज को रिपेयर करना पड़ता है, जो भी प्रोसीजर होता है रिड्यूस करना, उसको स्टेबलाइज करना। सही है बच्चों, इस तरीके से। अच्छा, ट्रॉमा के बाद बेटा आती है स्टेनोसिस, लेरिंग्स की और ट्रेकिया की। ये आपका लेरिंग्स और ट्रेकिया है, ये हो गई इसकी स्टेनोसिस। सही है। तो स्टेनोसिस में आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बड़ा प्रॉब्लम होगा, कितनी रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी होगी बेटा पेशेंट को। सही। बाय द वे, लेरिंगोट्रेकियल स्टेनोसिस इज कंसिडर्ड टू बी, बाय द वे इट इज़ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द acute laryngeal injuries. Previous week I had a road traffic accident. I fell off of the bike. I fell off of the bike. I was riding a motorbike and fell off of the motorbike, and I had injury on my larynx. If you do not treat that injury by the time, a very big and very nasty complication will develop. अगर इंजरी को, ट्रामा को फौरी ठीक नहीं करोगे तो क्या होगा, स्टेनोसिस हो जाएगी। सही है। अदर कॉमन कॉजेज़, अच्छा ट्रामा इंजरी के अलावा दूसरे कॉजेज़ क्या हैं लेरिंगोट्रेकियल मेन देखो ना, हम क्योंकि पीछे ट्रामा डिस्कस करके आए ना, तो इसलिए मैंने सबसे पहले आपको बताया भी ट्रामा कि स्टेनोसिस की सबसे बड़ी वजह ट्रामा। ठीक है, ट्रामा को वक्त पे सही नहीं करना। दूसरे कॉजेज़ स्टेनोसिस के, लेरिंगोट्रेकियल स्टेनोसिस के, प्रोलॉन्ग ईटीटी, बड़े वक्त के लिए आपने एंडोट्रेकियल ट्यूब पास की हुई है। हाई ट्रेकियास्टमी करने से भी लेरिंगोट्रेकियल ट्यूब्स स्टेनोस हो जाती हैं। ले हाई ट्रेकियास्टमी क्या है, आगे चैप्टर में आप पढ़ोगे। पार्शियल लेरिंजेक्टमी, आधा लेरिंग्स निकालने के बाद जो नीचे लेरिंग्स रह जाता है उसकी स्टेनोसिस हो जाती है। क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज़ जैसे कि टीबी वगैरह, तो उसमें भी लेरिंगोट्रेकियल स्टेनोसिस होती है। ठीक है जी, इस तरीके से। सो या I hope you are clear so far. Now let's talk about the pathology of the stenosis of the larynx and trachea. Pathology, yeah beta, stenosis may occur in the supraglottic region or the subglottic region, but not in the glottic region. I am telling you the most common sites where stenosis can occur, like in the supraglottic region, subglottic region. It can occur in the upper tracheal region सेपरेटली और में इन्वॉल्व मोर देन वन। ऐसा हो सकता है कि सिर्फ सब ग्लॉटिक रीजन में स्टेनोसिस है बस, या ऐसा भी हो सकता है कि सुप्राग्लॉटिक और सब ग्लॉटिक रीजन दोनों में स्टेनोसिस है, सब ग्लॉटिक और अपर ट्रेकिया दोनों में स्टेनोसिस है। ठीक है, राइट बेटा। सुप्राग्लॉटिक स्टेनोसिस मोस्टली रिजल्ट फ्रॉम द सबम्यूकोजल हेमाटोमा। ठीक है, एंड ग्लॉटिक स्टेनोसिस में अकर ड्यू टू द वेब फॉर्मेशन। ठीक है, सब ग्लॉटिक स्टेनोसिस में रिजल्ट फ्रॉम द इंजरी ऑफ द क्रिकॉइड कार्टिलेज। समझ आई बात बेटा? देखो क्या हुआ कि तीन चीज़ें ना लेरिंग्स के स्टेनोसिस, एक सुप्राग्लॉटिक रीजन में, एक ग्लॉटिक रीजन में और एक सब ग्लॉटिक रीजन में। सही है, ये तीन हिस्से हैं आपके लेरिंग्स के। सही है, सुप्राग्लॉटिक, ग्लॉटिक, सब ग्लॉटिक। सुप्राग्लॉटिक रीजन में स्टेनोसिस की सबसे बड़ी वजह क्या कंसिडर की जाती है, सब म्यूकोजल हेमाटोमा, जो कि मोस्टली ट्रामा के बाद ही बनता है। सही है, लेरिंग्स का ट्रामा हुआ, हेमरेज होगी, हेमाटोमा बन जाएगा और ये एरिया पूरा स्टेनोस हो जाएगा। इतना बड़ा हेमाटोमा होगा तो ये जगह स्टेनोस ही हो जाएगी, जाहिर सी बात है। ग्लॉटिक रीजन में स्टेनोसिस की वजह लेरिंजियल वेब्स, ये साइडों पे दो आपके वोकल कॉर्ड मौजूद थे, ये इतना बड़ा वेब आ गया तो जाहिर सी बात है स्टेनोसिस हो जाएगी। ये एरिया रह जाएगा बस, ये विच इज़ प्रोबेबली नॉट इनफ फॉर द रेस्पिरेटरी एक्सचेंज। सब ग्लॉटिक रीजन के अंदर स्टेनोसिस की बड़ी वजह जो है क्रिकॉइड कार्टिलेज की इंजरी। इसलिए मैंने पहले भी बताया था कि अगर क्रिकॉइड कार्टिलेज जो इसके ऊपर मौजूद होता है, अगर इसकी इंजरी हुई ना तो अंदर जो ल्यूमन है सब ग्लॉटिक रीजन का, उसकी स्वेलिंग हो जाती है और फिर रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी होती है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से स्टेनोसिस हो जाती है। ठीक है बच्चों, एंड अपर पार्ट ऑफ द ट्रेकिया में बी इन्वॉल्व इन द सब ग्लॉटिक स्टेनोसिस। सब ग्लॉटिक स्टेनोसिस क्यों होती है? मोस्टली क्रिकॉइड कार्टिलेज की इंजरी की वजह से, क्योंकि जब क्रिकॉइड कार्टिलेज इंजर होता है तो क्रिकॉइड कार्टिलेज के नीचे मौजूद सब ग्लॉटिक रीजन में स्वेलिंग होती है, जिसकी वजह से ल्यूमन नैरो हो जाता है, स्टेनोसिस हो जाती है। और सब ग्लॉटिक रीजन के साथ नीचे ट्रेकिया होता है और ट्रेकिया भी इन्वॉल्व होता है स्टेनोसिस में। सही है बच्चों, एक पेशेंट है लेरिंगोट्रेकियल स्टेनोसिस का, कॉजेस मैंने बता दिए, प्रेजेंट कैसे करेगा, जस्ट अ सेकेंड। लेरिंगोट्रेकियल स्टेनोसिस का पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा? या ओके, डिपेंड करता है बेटा कि साइड क्या है, सुप्राग्लॉटिक है, ग्लॉटिक है या फिर सब ग्लॉटिक है। जैसे कि लेट सपोज इफ देयर इज द ग्लॉटिक स्टेनोसिस,
So in the glottic region there are the vocal cords present obviously. So if there is the supraglottic stenosis, if there is subglottic and tracheal stenosis, it may not affect the voice. But if there is the glottic stenosis, it may cause change in the voice or a complete loss of the voice, that is the aphonia, because in glottic region there is the vocal cord present. ठीक है, right बेटा. Yeah, that's it. Keep it easy. Let's go a little ahead. Okay. Number 2 thing. First thing I told you that glottic region में अगर stenosis है तो it will affect the sound, voice production. Number 2 clinical presentation is that patient is unable to clear his secretions by the cough. obvious सी बात है, अगर नॉर्मली ये आपका ल्यूमन था, अगर स्टेनोस होकर इतना सा ल्यूमन रह गया है तो सिक्रेशंस तो क्लियर नहीं कर पाएगा ना पेशेंट, कफ करके सिक्रेशन को क्लियर नहीं कर पाएगा, बहुत नैरो स्टेनोस्ड एरिया है. ठीक है. एग्जामिनेशन आप करते हो जब इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोप की मदद से आइडियल मिरर के थ्रू, तो आपको सुप्राग्लॉटिक रीजन में स्टेनोसिस नज़र आ जाती है, ग्लॉटिक रीजन में वेब फॉर्मेशन नज़र आ जाती है, और वेब फॉर्मेशन के वजह से वोकल कॉर्ड हिल नहीं पाते, वाइब्रेट नहीं कर पाते. समटाइम्स द नैरोइंग इन द सब ग्लॉटिक और अपर ट्रेकियल रीजन में बी विजिबल ऑन द इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी. हालांकि ये बहुत नीचे होता है सब ग्लॉटिक रीजन ट्रेकिया, लेकिन इसको भी आइडियल मिरर से देखा जा सकता है. ठीक है. आइडियल मिरर आप यूज़ करोगे, आपको सुप्राग्लॉटिक स्टेनोसिस दिख जाएगी, ग्लॉटिक स्टेनोसिस दिख सकती है, वोकल कॉर्ड की इमोबिलिटी दिख सकती है, समटाइम्स सब ग्लॉटिक और ट्रेकियल स्टेनोसिस भी दिख सकती है. सही बच्चों, इस तरीके से. उसके बाद अगर डायग्नोसिस आप बनाओगे तो इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी तो आप एग्जामिनेशन के लिए करते हो, उसकी एक टिपिकल आइडियल डायग्नोसिस बनाने के लिए आप डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हो, ताकि एग्जैक्टली पता चले कि कहाँ पे स्टेनोसिस है, कितनी स्टेनोसिस है. डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी के अलावा CT/MRI is of great help to better identify the site and the extent of the stenosis. सही बच्चों, इस तरीके से. Now, if the patient comes to you with a laryngotracheal stenosis, what should be the treatment plan? Overall prognosis in case of the laryngotracheal stenosis, especially in the subglottic region, is very much poor. और पेशेंट को लाइफ लॉन्ग ट्रेकियोस्टमी की ज़रूरत पड़ सकती है, परमानेंट ट्रेकियोस्टमी सब ग्लॉटिक रीजन के अंदर अगर स्टेनोसिस है तो. एंड द प्रोग्नोसिस ऑफ द ग्लॉटिक एंड द सुप्राग्लॉटिक स्टेनोसिस आर बेटर. ठीक है बेटा. सॉरी, दीज आर द 3 रीजन्स ऑफ द लेरिंग्स, राइट? सुप्राग्लॉटिक, ग्लॉटिक, सबग्लॉटिक. If it is the subglottic stenosis, then the prognosis is very much poor. If it is the supraglottic or the glottic stenosis, then it can be much better. Treatment modalities, open surgical procedure ताकि हम स्टेनोसिस को खोल सकें. ठीक है. अगर ओपन सर्जरी नहीं तो उससे लेटेस्ट एडवांस मेथड जो एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है विथ डायोड और कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र. ठीक है. इस तरीके से इसको सर्जिकली स्टेनोसिस को खोला जा सकता है. अगर स्टेनोसिस ग्लॉटिक वेब्स की वजह से है तो वेब्स को भी सर्जिकली एक्सरसाइज किया जा सकता है. सब ग्लॉटिक ट्रेकियल स्टेनोसिस है तो इफ़ देयर इज अ सब ग्लॉटिक ट्रेकियल स्टेनोसिस तो उसके इसमें भी सर्जिकल एक्सजन कर सकते हैं. सही है बेटा, इस तरीके से. सो इफ़ आई कीप द ट्रीटमेंट पोर्शन ईजी, you have to remember at least two things. The very first thing is, if there is subglottic tracheal stenosis, prognosis is going to be very much poor. If the stenosis in the supraglottic or the glottic region, prognosis is still much better. What is the treatment option available to get rid of this stenosis? Which this stenosis may be due to the submucosal hematoma, stenosis may be due to the web, stenosis may be due to any reason. The treatment option should be open surgery or endoscopy. That's it. Make it easy. अच्छा जी, अब ये 2 चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, ट्रामा और स्टेनोसिस. ट्रामा और स्टेनोसिस के बाद कम्स व्हाट? लेरिंगियल एंड ट्रेकियो ब्रोंकियल फॉरेन बॉडीज़. लेरिंजियल एंड ट्रेकियो ब्रोंकियल फॉरेन बॉडीज़. बाय द वे, लेरिंजियल फॉरेन बॉडीज़ आर रेयर, मोस्टली कम ही फंसती हैं लेरिंग्स के अंदर फॉरेन बॉडीज़.
लेरिंग्स के अंदर जो फॉरेन बॉडी आती है तो उसके अंदर इम्पैक्ट कम होती है, लेरिंग्स से फ़ौरन नीचे चली जाती है फॉरेन बॉडी, या ट्रेकिया में फंसती है या खास करके ब्रोंकाई में, वो भी राइट साइड के ब्रोंकाई में, क्योंकि राइट साइड का ब्रोंकाई थोड़ा वर्टिकल होता है, वाइड होता है, ठीक है। वेरी रेयरली फॉरेन बॉडी गेट्स स्टक इन द ग्लोटिक और द सब ग्लोटिक रीजन, क्योंकि ये एक नीचे वर्टिकल पाथवे है, तो इसमें बॉडी, ये फॉरेन बॉडी यहाँ से गुजर तो जाती है लेकिन यहाँ पे फंसती कम है। मैंने ये कहा कि लैरिंग्स में फॉरेन बॉडी नहीं फंसती, बहुत कम फंसती है, क्योंकि ये वर्टिकल पाथवे है, चलती हुई चीज़ ऊपर से नीचे गुजर जाएगी, फंसेगी नहीं। फॉरेन बॉडी ट्रेकिया में फंस सकती है क्योंकि उसके रिंग्स होते हैं, तो वहाँ पे फॉरेन बॉडी फंस सकती है, और ख़ास करके राइट ब्रोंकस में फॉरेन बॉडी फंसती है, ठीक है। अगर लेरिंग्स के अंदर फॉरेन बॉडी इम्पैक्ट हो गई, फंस गई उसके वॉल के अंदर, तो वो खास करके कौन सा रीजन होगा, स्टक अप इन द ग्लोटिक और सब ग्लोटिक रीजन में, सही है। सुप्राग्लोटिक रीजन में बहुत ही रेयरली कोई फॉरेन बॉडी इम्पैक्ट होती है। शार्प फॉरेन बॉडीज़ जैसे कि पेपर पेंस, ग्लास पीसेस जिनकी नोकीले शार्प इसकी बॉर्डर्स होती हैं, दे कैन बी इम्पेक्टेड इन द लेरिंग्स इन द सब ग्लोटिक रीजन। लेकिन जो दूसरी फॉरेन बॉडीज जैसे प्लास्टिक टॉयज़, सीटी वगैरह, विसल, पीस ऑफ छालिया, पीनट्स, आर्टिफिशियल टीथ, टूथपिक्स, नीडल्स, दे यूजुअली गेट इम्पेक्टेड इन द ब्रोंकाई, ठीक है। वैसे तो आपको लेरिंग्स में फॉरेन बॉडी इम्पैक्ट होती हुई इतनी मिलेगी नहीं। अगर लेरिंग्स में फॉरेन बॉडी इम्पैक्ट हो गई, लेरिंग्स में फॉरेन बॉडी इम्पैक्ट हो गई, तो वो खास करके कौन सी फॉरेन बॉडीज़ होती हैं, शार्प फॉरेन बॉडीज़, पेपर पेन, ग्लास पीस, ठीक है, इस तरीके से। बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं, टूथपिक, नीडल्स, ये सारी चीज़ें ब्रोंकाई में इम्पैक्ट होती हैं बिकॉज ऑफ देयर शेप ऑब्वियसली। फॉरेन बॉडी का केस है, पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा बेटा। laryngeal foreign bodies, in case of the laryngeal foreign bodies, there can be the respiratory blockage and immediate death, right। अगर ये आपका बेटा larynx है और foreign body काफ़ी बड़ी है, large enough foreign body है, तो it can cause the respiratory blockage and ultimately death हो सकती है, सही है। स्मॉल laryngeal foreign bodies can be compatible with the life, ठीक है, उसमें आपकी बचत हो सकती है और पेशेंट को ज़ाहिर कंप्लेन तो फिर भी होगी। डिज़निया, फॉरेन बॉडी है तो कफ होगी, पेशेंट को स्ट्राइडर होगा ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, और ख़ास करके अगर ये फॉरेन बॉडी आपके वोकल कॉर्ड्स के पास है तो हॉर्सनेस होगी, ठीक है। और in case of small foreign body, if the laryngeal foreign body is the large enough, it will surely completely obstruct the respiratory pathway और उसमें डेथ हो जाती है। लेकिन अगर लार्ज स्मॉल फॉरेन बॉडी है तो पेशेंट तो कंप्लेन तो फिर भी करेगा, भले डेथ ना हो, कंपेटेबल विथ लाइफ हो, लेकिन डिज़निया, स्ट्राइडर, हार्सनेस, कफ, ये कंप्लेन पेशेंट करेगा, ठीक है, इस तरीके से। ओके, ये तो थी laryngeal foreign bodies। ट्रेकियल फॉरेन बॉडीज़ बिहेव इन द सेम मैनर। अगर बहुत बड़ी ट्रेकियल फॉरेन बॉडी है तो उसमें सडन डेथ हो सकती है, अगर छोटी ट्रेकियल फॉरेन बॉडी है तो फिर उसमें बचत हो सकती है, लेकिन कंप्लेन तो रहती है पेशेंट को डिज़निया की और जो है स्ट्राइडर वगैरह। अगर ब्रोंकियल फॉरेन बॉडी है तो ब्रोंकाई में जैसे फॉरेन बॉडी आ गई तो आप कफ स्टार्ट कर दोगे। डिज़निया बिकॉज ऑफ obstruction, these are the two things that are present initially at the time of the accident. Look, now two things. If the foreign body is vegetative like shalia, peanuts, they produce intense inflammatory reaction, ठीक है, और फिर पेशेंट को इन्फ्लामेशन के साइंस आते हैं, ट्रेकियोब्रोंकाइटिस के साइंस आते हैं, ठीक है, और एम्फाइजीमा, एटलेक्टेसिस फॉरेन बॉडी की वजह से लंग एब्सिस बन सकता है, इन्फेक्शन की वजह से लंग कोलैप्स हो सकता है। अब मैंने बातें किस तरीके से मैं समझाता हूँ आपको। देखो, पहले मैंने आपको लेरेंजियल फॉरेन बॉडीज़ का बताया। अगर बहुत बड़ी लेरेंजियल फॉरेन बॉडी होगी, रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, डेथ। छोटी लेरेंजियल बॉडी है तो कंपैटिबल विथ लाइफ होती है, डेथ नहीं होती पेशेंट की। डिज़निया, स्ट्राइडर, हार्सनेस, ये कंप्लेन करता है पेशेंट। ट्रेकियल फॉरेन बॉडी सेम केस, बड़ी फॉरेन बॉडी, रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, डेथ हो जाएगी। छोटी फॉरेन बॉडी, डिज़निया होगी पेशेंट को और स्ट्राइडर होगा, दैट्स इट। टॉकिंग अबाउट द ब्रोंकियल फॉरेन बॉडीज़, शुरू में तो पेशेंट कफ और सिर्फ स्ट्राइडर बोल रहा हूँ, कफ और डिज़निया के साथ आएगा। लेकिन अब डिपेंड करता है कि किस तरह की फॉरेन बॉडी है। वेजिटेटिव फॉरेन बॉडी है, यानी कि जो स्वेलिंग हो जाती है जो, या फिर नॉन हाइग्रोस्कोपिक नॉन वेजिटेटिव फॉरेन बॉडी है। अगर तो वेजिटेटिव फॉरेन बॉडी है, छालिया वगैरह, पीनट वगैरह, तो जैसे ही फॉरेन बॉडी अंदर जाएगी उसके अराउंड इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाएगी। जब इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाएगी ब्रोंकाई की, ट्रेकिया की,
तो इन्फ्लेमेशन के साइंस आएंगे ना बेटा, ठीक है। ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस, फिर पेशेंट को फीवर भी होगा, फिर पेशेंट को पेन भी होगा, एक्सुडेट भी बनेगा वहाँ पे, कंजेशन भी होगी, एडिमा भी होगा, ठीक है, इस तरीके से। और अल्टीमेटली सुपर इन्फेक्शन ऑफ द बैक्टीरिया लीडिंग टू द लंग एब्सेस, लीडिंग टू निमोनाइटिस, लंग कोलैप्स। अगर नॉन वेजिटेटिव फॉरेन बॉडी है जैसे कि विसल, नीडल, मेटल पीसेस, दे रिमेन साइलेंट, ये फौरी तौर पे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन ट्रिगर नहीं कराती, सही है। मिनिमल लोकल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कराती हैं कंपेयर टू द वेजिटेटिव फॉरेन बॉडीज़, ठीक हो गया जी। एंड एटलेक्टेसिस में अकर इफ देयर इज द फॉरेन बॉडी कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्टिंग द ल्यूमन ऑफ द ब्रोंकाई, वो तो आपको पता है बेटा, एटलेक्टेसिस का तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है तो लंग उस साइड का कोलैप्स कर जाता है, ठीक है। लेकिन अगर पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है तो एटलेक्टेसिस नहीं होती, कोलैप्स नहीं होता, लेकिन ऑब्स्ट्रक्टिव एम्फाइजीमा हो सकती है। लैरिंग्स की फॉरेन बॉडी समझ आ गया, ट्रेकिया की फॉरेन बॉडीज़, ब्रोंकाई की फॉरेन बॉडीज़ क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। फॉरेन बॉडी है बेटा, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, जो रेडियो ओपेक फॉरेन बॉडीज़ होती हैं वो तो प्लेन रेडियोग्राफी पे, एक्सरे वगैरह पे दिख जाती हैं। जो रेडियो लूसेंट फॉरेन बॉडीज़ होती हैं, खास करके जो वेजिटेटिव फॉरेन बॉडीज़ होती हैं वो रेडियो लूसेंट होती हैं, जैसे कि छालिया वगैरह, पीनट वगैरह। दे में प्रोड्यूस चेंजेस ऑन द रेडियोलॉजी ओनली ड्यू टू द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, वरना तो वो दिखती ही नहीं हमें। जो रेडियो ओपेक फॉरेन बॉडी होगी वो तो दिख जाएगी ना हमें, प्लेन रेडियोग्राफी पे, एक्सरे पे दिख जाएगी। लेकिन अगर कोई रेडियो लूसेंट फॉरेन बॉडी है जैसे कि वेजिटेटिव फॉरेन बॉडीज़, वो नहीं दिखती हमें प्लेन एक्सरे पे। फिर कैसे पता चलता है? उनसे प्रोड्यूस होने वाला जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है आसपास, उससे हम वो विजिबल होता है प्लेन एक्सरे पे, सही है, इस तरीके से। So, radiolucent foreign bodies, especially the vegetative foreign bodies, may produce changes on the radiology only due to inflammatory reaction or the obstruction, ठीक है जी, इस तरीके से। राइट बेटा, now comes the treatment option. If you have foreign body, what's the treatment? In adults with the laryngeal foreign body, adult के अंदर हिमलिश मैन्यूवर किया जाता है, इससे फॉरेन बॉडी निकल जाती है लैरिंग्स में से। अब ये हिमलिश फॉरेन मैन्यूवर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये कुछ इस तरीके का मैन्यूवर होता है, देखो इसमें क्या करते हैं बच्चों, जस्ट अ सेकेंड। इस मैन्यूवर में क्या करते हैं आप ये देख रहे हो। द प्रिंसिपल ऑफ दिस मैन्यूवर इज़ टू डिसलॉज द फॉरेन बॉडी फ्रॉम द लैरिंग्स बाय द प्रेशर ऑफ एयर फ्रॉम बिलो। यहाँ पे इस पेशेंट को लैरिंग्स के अंदर फॉरेन बॉडी है और हम यहाँ से नीचे को इसको कंप्रेशन दे रहे हैं ताकि एयर का प्रेशर जनरेट हो, और एयर का प्रेशर जनरेट होने की वजह से नीचे से एयर प्रेशर आए और वो लैरिंग्स से फॉरेन बॉडी को निकलता हुआ मुंह के थ्रू बाहर आ जाए। तो प्रिंसिपल क्या है इस हेमलिश मैन्यूवर का? डिसलॉज द फॉरेन बॉडी बाय एयर प्रेशर फ्रॉम बिलो। जो पर्सन इस मैन्यूवर को परफॉर्म कर रहा होता है वो पेशेंट के पीछे खड़ा होता है एंड प्लेसेस बोथ ऑफ द आर्म्स अराउंड द पेशेंट्स लोअर चेस्ट, ठीक है, एंड एपिगैस्ट्रिक रीजन। बोथ ऑफ द आर्म्स से क्या करता है, सडन थ्रस्ट देता है ऊपर की तरफ, सडन अंदर दबा के ऊपर की तरफ थ्रस्ट देता है, ठीक है। तो या विद बोथ ऑफ द आर्म्स ही गिव्स द सडन थ्रस्ट डायरेक्टेड अपवर्ड एंड बैकवर्ड एंड अपवर्ड, सही है, इस तरीके से। एंड दिस कंप्रेसेस द एब्डोमेन कंप्रेस होता है, तो नीचे से जो एयर है वो ऊपर जाने की कोशिश करती है और ऊपर जो प्रेशर के साथ एयर जाती है तो वो अपने साथ फॉरेन बॉडी को डिसलॉज करके मुंह से बाहर आ सकती है, सही है बच्चों। अच्छा, अब यही मैन्यूवर छोटे बच्चों में भी कर सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे को तो हम ऐसे खड़ा नहीं रख सकते। तो इन्फेंट्स और स्मॉल चिल्ड्रन आर हेल्ड अपसाइड डाउन, उनको उल्टा लेटा के और पीछे जो है स्लैप मारते रहते हैं बैक पे, चाहिए, तो उससे उनकी फॉरेन बॉडी निकल जाती है। आपने मोस्टली ये देखा भी होगा कि कैसे उनको उल्टा पकड़ के हाथ में ये उल्टा पकड़ के, अगर ये मेरा हाथ है तो ये बच्चा है उल्टा, जो फेस है बच्चे का इस तरफ ज़मीन की तरफ है, ठीक है, और यहाँ के पीछे इसको बच्चे को ऐसे स्लैप करते रहते हैं ताकि उसकी फॉरेन बॉडी डिसलॉज हो जाए, सही है बच्चों, इस तरीके से। सो या उसके अलावा बेटा ट्रेकियास्टमी में भी नीडेड इन केस ऑफ द लैरिंजियल फॉरेन बॉडीज़। अगर फॉरेन बॉडी नहीं निकल रही और सांस नहीं आ रही, पेशेंट को हाइपोक्सिया हो रही है, तो फ़ौरन ट्रेकियोस्टमी कर देते हैं, सही है। और फिर ट्रेकियोस्टमी करके पेशेंट को पूरी सांस देके
हम जो है फॉरेन बॉडी को रिमूव कर देते हैं डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी की मदद से अंडर जनरल एनेस्थीसिया। हेमलिज मैन्यूवर से निकल जाए फॉरेन बॉडी तो बहुत अच्छा, वरना फिर जनरल एनेस्थीसिया देनी पड़ेगी, डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी करके अंदर जाना पड़ेगा, फिर उसको फॉरेन बॉडी को निकालना पड़ेगा। रिमूवल ऑफ द ट्रेकियल एंड द ब्रोंकियल फॉरेन बॉडी इज डन थ्रू द रिजिड टाइप ऑफ द ब्रोंकोस्कोपी अंडर द जनरल एनेस्थीसिया। लेरिंग्स की फॉरेन बॉडी लेरिंगोस्कोपी से निकलती है, डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी से। ट्रेकिया ब्रोंकाई की फॉरेन बॉडी जनरल एनेस्थीसिया में ब्रोंकोस्कोप से निकलती है। सही है बच्चों। अब ज़रा डिस्कस करते हैं ब्रोंकोस्कोपी से। फॉरेन बॉडी कहाँ है? ट्रेकिया में है। फॉरेन बॉडी कहाँ है? ब्रोंकाई में है। निकालोगे कैसे? रिजिड टाइप ब्रोंकोस्कोप से। सही है बच्चों। तो इसको ज़रा डिस्कस करते हैं।